हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिलियन जोन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रेसिप्रोकल लैटिस एवोल्व्ड स्फीयर के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि एवोल्व्ड स्फीयर रेसिप्रोकल लैटिस में जिन भी पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता है वो सभी पॉइंट्स क्या करेंगे, ब्रैग्स रिफ्लेक्शन शो करेंगे। सो इस तरह से हम के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि जो वैल्यूज़ ब्रैग्स रिफ्लेक्शन शो करेंगे। नाउ नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिलियन जोन। ब्रिलियन जोन क्या है? ब्रिलियन जोन उन सभी के वैल्यूज़ जो कि ब्रैग रिफ्लेक्शन शो करेंगे उन सभी के वैल्यूज़ का लोकस है। तो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं ब्रिलियन जोन को? ब्रिलियन जोन इज़ अ यूनिकली डिफाइंड प्रिमिटिव सेल इन द रेसिप्रोकल लैटिस, just like Wigner-Seitz cell in direct lattice. So before discussing about Brilliant zone, let's see what is Wigner-Seitz cell in direct lattice. Now see, we had discussed already about direct lattice and reciprocal lattice. So this is a primitive unit cell in direct lattice. These points are the points in direct lattice where dimensions are in length. Clear? So Wigner-Seitz cell is a kind of cell in direct lattice containing exactly one point. As you can see, how can we construct Wigner-Seitz cell? First see how this primitive cell is get constructed. Before this, let's consider a point at the as a center in this direct lattice and then join this point with its neighboring points. जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए कि अगर हम इस पॉइंट को सेंटर लें तो इस पॉइंट के नेबरिंग पॉइंट कौन से होंगे? दिस वन, दिस वन, this one and two are below this. Clear? After joining these points, if we join all these points and then as you can see, if I join all these points like this, then mark center point of सेंटर पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। एज अगर हम यहाँ से देखें कि अगर ये सेंटर पॉइंट है, इस ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच में लाइन ज्वाइनिंग ये है, अगर इस लाइन ज्वाइनिंग का अगर मिड पॉइंट लें, ये मिड पॉइंट होगा। इसी तरह अगर इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को ज्वाइन करें तो इस लाइन का मिड पॉइंट ये पॉइंट होगा। अगर इस लाइन को ज्वाइन करें तो इस पॉइंट का मिड पॉइंट ये पॉइंट होगा। इसी तरह इस लाइन का मिड पॉइंट ये होगा, इस पॉइंट का ये मिड पॉइंट है और इसका ये मिड पॉइंट है। तो इनके मिड पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ किए जाएं, जैसे कि ये डॉटेड से शो किया हुआ है कि अगर ये नॉर्मल ड्रॉ किए जाएं इस तरह से और ये नॉर्मल आपस में जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करें, देखिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। क्लियर? तो इस तरह से नॉर्मल प्लॉट करने के बाद जो हमें स्मॉलेस्ट सेल मिल रहा है इस तरह से कि इस सेल में क्या है, एक सिंगल पॉइंट है और इसके अराउंड ये स्पेस है, तो इस सेल को विग्नर-सीट्ज सेल कहते हैं। आप देखिए फिर से कि किस तरह से विग्नर-सीट्ज सेल डायरेक्ट स्पेस लैटिस में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इट इज़ अ परमिटिव सेल कंस्ट्रक्टेड इन डायरेक्ट लैटिस। सो कनेक्ट अ गिवन लैटिस पॉइंट टू ऑल द नेबरिंग लैटिस पॉइंट। जैसे कि हमने इस पॉइंट को सेंटर लेकर इसके नेबरिंग पॉइंट्स को कनेक्ट कर लिया और इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद इन लाइन जो ये पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन कर रही है, इन लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ किए जाएं, देन ड्रॉ नॉर्मल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द लैटिस पॉइंट्स। और इन नॉर्मल से जो हमें क्या मिल रहा है, इन नॉर्मल्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए यहाँ से, तो ये नॉर्मल क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सेल में एक सिंगल लैटिस पॉइंट है और अराउंड इसके क्या है, स्पेस। तो इस सेल को क्या बोलते हैं, विग्नर-सीट्ज सेल। और ये क्या है, एक परमिटिव सेल है जिसमें एक सिंगल लैटिस पॉइंट है। तो अगर जैसे कि आपने देखा कि अगर हम इस डायरेक्ट लैटिस में देखें तो इसमें कन्वेंशनल यूनिट सेल कौन सा बनता है, ये कन्वेंशनल यूनिट सेल है। क्लियर? विच इज़ ए रेक्टेंगुलर। बट अगर हम परमिटिव सेल निकालें
परमिटिव सेल की या हम इस तरह से भी देख सकते हैं नॉन परमिटिव सेल कौन सा था कि जिसमें एक से ज़्यादा पॉइंट थे। और अगर हम यहाँ देखें तो ये कन्वेंशनल यूनिट सेल है। तो इसी तरह विग्नर सीड्स परमिटिव सेल क्या है कि जिसके सेंटर में एक एग्जैक्टली सिंगल पॉइंट हो और इसके अराउंड स्पेस है। अब अगर इस यूनिट सेल को 3 डायमेंशन में रिपीट किया जाए तो हमें सेम लैटिस सेम स्पेस मिलेगा, सेम लैटिस मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, जिस तरह से अगर हम इस कन्वेंशनल यूनिट सेल को रिपीट करके हम क्या कर रहे थे, लैटिस पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। आप देखिए कि अगर हमने ये विग्नर सीड सेल बनाया है, इसी तरह अगर इसे आगे क्या करते जाएं, इसके अराउंड स्पेस को और इस एग्जैक्टली एक पॉइंट को अगर हम ऐसे रिपीट करते जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, अगेन ये सेम यूनिट सेल, और इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते जाएं तो हमें सेम इमेजिनरी पॉइंट्स की अरेंजमेंट मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट वॉल्यूम एंक्लोज्ड यूनिट सेल है कि जो वॉल्यूम किसके द्वारा, जो वॉल्यूम कैसे एनक्लोज्ड है, दिस इज एनक्लोज्ड बाय द नॉर्मल्स which are drawn at the midpoint of the lines connecting the lattice points. So इस तरह से हम विग्नर सीड सेल प्लॉट कर सकते हैं इन डायरेक्ट स्पेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिलियन जोन। ब्रिलियन जोन क्या है, एज विग्नर सीड सेल इज इन primitive cell in direct lattice, in similar way brilliant zone is a primitive cell in, it is a primitive cell in reciprocal lattice. Clear? I'll repeat again. जिस तरह से विग्नर सीड सेल is a permittive unit cell, uniquely defined permittive unit cell in direct space, similarly Brillouin zone is a uniquely defined primitive cell in reciprocal lattice. Clear? So how first we see how we can construct Brillouin zone, then we will discuss that how it explains that which points will show Bragg's reflections and which will not show Bragg reflection. So for this let's start with this square lattice, कि हमारे पास ये एक स्क्वायर लैटिस है कि अगर हम इस स्क्वायर लैटिस से क्या करें, इसमें ब्रिलियन जोन बनाए तो ब्रिलियन जोन किस तरह से होगा कि अब यहाँ ये जो डॉट्स शो किए जा रहे हैं, दिस इज़ रेसिप्रोकल लैटिस, मींस कि हर पॉइंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए कि सपोज ये मिड पॉइंट है, ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इसके नियर बाय जितने भी पॉइंट्स हैं अगर उनको कनेक्ट किया जाए तो इसके नेबरिंग पॉइंट क्या बनेगा, ये पॉइंट नेबरिंग है, एक ये पॉइंट नेबरिंग है, इसके ये नेबरिंग है, इसी तरह ये पॉइंट नेबरिंग पॉइंट है। क्लियर? अब इन पॉइंट्स जो हमने ये वेक्टर लगाए हैं किसके साथ, ओरिजिन से इसके नेबरिंग लैटिस पॉइंट के साथ, इन वेक्टर्स के अगर मिड पॉइंट निकालें तो इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा और इसका मिड पॉइंट ये होगा। क्लियर? अब इन मिड पॉइंट्स पर अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दिए जाएं इस तरह से, ये क्या है, नॉर्मल ड्रॉ किए जाएं तो ये नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये जो एरिया है इनसाइड दिस area is the Brillouin zone and it is defined as a first Brillouin zone. Clear? आप यहाँ से देखिए ये किस तरह से शो होगा इस पिक्चर में कि यहाँ ये जो डार्क एरिया शो किया हुआ है स्क्वायर में, तो ये क्या है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन है। दिस इज़ फॉर द केस ऑफ स्क्वायर लैटिस। क्लियर? आप देखिए किस तरह से हमने फर्स्ट ब्रिलियन जोन निकाला कि कोई किसी लैटिस पॉइंट का ओरिजिन कंसीडर करके उसके नेबरिंग पॉइंट्स को अगर वेक्टर्स से ज्वाइन कर दिया जाए और इन वेक्टर्स के मिड पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किए जाएं तो ये नॉर्मल्स क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर रीजन बना रहे हैं और इस रीजन को क्या बोलते हैं, दिस इज़ अ फर्स्ट ब्रिलियन जोन। सो इम्पॉर्टेंस क्या है फर्स्ट ब्रिलियन जोन की, ब्रिलियन जोन की क्या इंपॉर्टेंस है, ब्रिलियन जोन कैन बी डिफाइंड एज अ पॉइंट्स दैट आर क्लोजर टू ओरिजिन देन दे आर टू एनी अदर पॉइंट्स। जैसे कि अगर सपोज अगर हम यहाँ कोई भी पॉइंट कंसीडर करें तो ये पॉइंट इस ओरिजिन के इतने पास नहीं है, जबकि अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट इस पॉइंट के क्लोज़र है। बट अगर हम कोई भी पॉइंट इस ब्रिलियन जोन के, फर्स्ट ब्रिलियन जोन के इनसाइड कंसीडर करें तो ये पॉइंट सबसे नेबरिंग किसके होगा, इस ओरिजिन के नेबरिंग होगा, रादर देन कि ये किसी और लैटिस पॉइंट के नेबर में हो। क्लियर? तो इसका नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा कि ब्रिलियन जोन किस तरह से डिफाइंड है, ये वो पॉइंट्स शो करता है कि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि
रेसिप्रोकल लैटिस में ओरिजिन के क्या होंगे, नियरेस्ट होंगे, रादर देन कि वो किसी और लैटिस पॉइंट के नियरेस्ट हो। क्लियर। इस तरह से हम ब्रिलियन जोन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इम्पॉर्टेंस क्या है ब्रिलियन जोन की, आफ्टर ड्राइंग दिस ब्रिलियन जोन इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड अबाउट द डायफ्रैक्शन पैटर्न एंड अबाउट द क्रिस्टल प्रॉपर्टीज़। तो किस तरह से ब्रिलियन जोन एक्सप्लेन करता है कि यहाँ जो ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन प्लॉट किया गया है, इस ब्रिलियन जोन की जो ये बाउंड्रीज़ हैं, ये बाउंड्रीज़ क्या शो करती हैं कि जितनी भी के वैल्यूज़ ये इस बाउंड्रीज पे होंगी वो क्या शो करेंगी, ब्रैग्स रिफ्लेक्शन शो करेंगे। क्लियर। सो द बाउंड्री ऑफ ब्रिलियन जोन इज द पॉइंट्स वेयर रिफ्लेक्शन अकर। क्लियर। सो टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि सपोज हमने कोई लैम्डा वेवलेंथ की वेव इंसिडेंट की है क्रिस्टल मटेरियल पर, और अगर उसका हम वेव वेक्टर प्लॉट करें तो इसका वेव वेक्टर क्या होगा, दिस विल बी 2 पाई बाय लैम्डा। तो अगर इस के वेव वेक्टर को इस ओरिजिन से प्लॉट किया जाए और के वेक्टर प्लॉट करने के बाद इसकी डायरेक्शन क्या होगी के वेक्टर की, सेम कि जिस डायरेक्शन में हमने एक्स रेज को इंसिडेंट किया है। और अगर इस के वेक्टर को इस ओरिजिन से प्लॉट किया जाए और प्लॉट करने के बाद अगर ये के वेक्टर इस बाउंड्री पर लाई कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये वो वैल्यूज़ होंगी जो कि ब्रैग्स रिफ्लेक्शन को शो करेंगे। क्लियर। सो इन दिस वे we can know about that wave will undergo diffraction or not। क्लियर। तो इस तरह से हम ब्रिलियन जोन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर इसी तरह हम इसी के साथ अगर हम इसके स्क्वायर लैटिस की मैथमेटिकली देखें कि किस तरह ये ब्रिलियन जोन कंस्ट्रक्ट करेगा, तो आप यहाँ से देखिए कि अगर हम स्क्वायर लैटिस कंसीडर करें तो स्क्वायर लैटिस के केस में लैटिस पैरामीटर्स क्या होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। और स्क्वायर लैटिस है, अगर 3 डायमेंशन में देखेंगे तो ये एक क्यूबिक सिस्टम बनेगा जिसमें ए बी सी इक्वल है। अगर हम 2 डायमेंशन में बात करें तो ये क्या होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो कि क्या है, इक्वल है। क्लियर। तो यहाँ से ए वेक्टर क्या होगा, ए आई कैप, और बी वेक्टर इज द ए जे कैप। क्लियर। अगर इसके लिए रेसिप्रोकल लैटिस लिखें तो रेसिप्रोकल लैटिस हमने क्यूबिक के लिए निकाला था। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स क्या होंगे, कैपिटल ए वेक्टर एंड कैपिटल बी वेक्टर, और ये किसके इक्वल थे, 2 पाई बाय ए आई कैप एंड 2 पाई बाय ए जे कैप के इक्वल थे। क्लियर। इसी के साथ हमने देखा था कि परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस में किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल्स टू एच ए वेक्टर प्लस में के बी वेक्टर। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो जी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, एच इज इंटू 2 पाई बाय ए आई कैप प्लस में के इंटू 2 पाई बाय ए जे कैप। क्लियर। तो यहाँ से देखिए 2 पाई बाय ए एच आई कैप के जे कैप। क्लियर। सो दिस इज जी वेक्टर। और हमने प्रीवियस लेक्चर में जब एवोल्ड स्फीयर डिस्कस किया था तो हमने ब्रैग्स कंडीशन निकाले थे, ब्रैग्स लॉ डिफाइन किया था इन वेक्टर फॉर्म। और ये वेक्टर फॉर्म में ब्रैग्स लॉ क्या है, ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये किसके इक्वल था, दिस इज 2 के वेक्टर डॉट जी वेक्टर प्लस में जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। यहाँ से देखिए कि के वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट्स में लिखें तो के वेक्टर किसके इक्वल होगा, दिस विल बी के एक्स आई कैप प्लस में के वाई जे कैप। और ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाएँ तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ के एक्स आई कैप प्लस में के वाई जे कैप। क्लियर। डॉट प्रोडक्ट विद जी वेक्टर एंड दिस इज 2 पाई बाय ए एच आई कैप प्लस में के जे कैप प्लस में जी स्क्वायर करें तो जी स्क्वायर क्या होगा, जी वेक्टर डॉट जी वेक्टर, सो दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ से देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो ये 4 पाई बाय ए, दिस विल बी एच के एक्स प्लस में के वाई is equals to 4 pi square divided by a square, this is h square plus k square।
plus is equals to 0. So rearrange this equation. This is h kx plus में k ky is equals to negative of 4 pi square over में a square. This is h square plus k square. Clear? So 4 pi cancel. So a से a cancel. So h kx plus में k ky is equals to minus pi by a h square plus k square के इक्वल हो. क्लियर? सो अगर हम इस कंडीशन से फर्दर देखें कि मिनिमम के वैल्यू से स्टार्ट हो कि सपोज अगर के की वैल्यू क्या हो +-1 और एच की वैल्यू क्या हो 0. क्लियर? तो उस केस में इससे हम क्या बता सकते हैं कि अगर h की वैल्यू 0 हो जाए तो के वाई की वैल्यू क्या होगी. अगर यहाँ पुट कीजिए, अगर k की वैल्यू +1 होगी तो के वाई क्या होगा -π/a, और के वाई अगर -1 है, सॉरी के -1 है तो यहाँ पर के वाई क्या हो जाएगा, दिस विल बी +π/a. इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए. इसी तरह नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर k की वैल्यू 0 हो और h की वैल्यू क्या हो +-1, तो उस सिमिलर केस में हमें एक बार kx की वैल्यू -π/a मिलेगी और एक बार kx की वैल्यू +π/a मिलेगी. क्लियर? तो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो अगर इन लाइंस को इन ये जो पॉइंट्स हमें इंटरसेप्ट मिले हैं, ये के वाई का और ये के एक्स का, अगर इसे ड्रॉ किया जाए किसमें, इस रेसिप्रोकल लैटिस में, तो ये किस तरह से आएगा. आप देखिए कि हमने क्या कंसिडर किया कि ये ओरिजिन है और ओरिजिन से अगर हम यहाँ ए क्या है, ए इज़ द लैटिस पैरामीटर्स ऑफ डायरेक्ट लैटिस. ठीक है? तो यहाँ हम किस में रेसिप्रोकल लैटिस में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर अगर के एक्स के इंटरसेप्ट और के वाई के इंटरसेप्ट प्लॉट किए जाएं तो के एक्स क्या है +π/a और -π/a, इसी तरह के वाई +π/a और -π/a. तो ये क्या होंगे कि अगर ये सेंटर है तो यहाँ से देखिए के एक्स के इंटरसेप्ट कहाँ से होंगे, ये लाइन, एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन होगी. इसी तरह के वाई के अगर आप इंटरसेप्ट प्लॉट करेंगे तो ये इंटरसेप्ट ये होंगे. क्लियर? जो कि हमने अभी डिफाइन किए. तो इन लाइंस के बीच में ये क्या है, दिस इज़ फॉर द केस ऑफ के एक्स इज इक्वल्स टू π/a एंड दिस इज़ फॉर के एक्स इज इक्वल्स टू -π/a. क्लियर? तो अगर हम इन लाइंस के साथ लाइन जो इंटरसेप्ट हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग देखें. इसी तरह आप देखिए यहाँ अगर किसके लिए देखें, के वाई के लिए, ये वाई है तो के वाई इज इक्वल्स टू +π/a और ये क्या है के सॉरी -π/a एंड दिस इज के वाई इज इक्वल्स टू +π/a. क्लियर? तो इन लाइंस के बीच में जो रीजन एनक्लोज्ड है, दिस रीजन इज द ब्रिलियन जोन and it is defined as the first brilliant zone. Clear? So this is the first brilliant zone. So जितनी भी k वैल्यूज़ इस brilliant zone में लाई करेंगी दैट तो क्या है, ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई करेंगी. और इसी के साथ आप देखिए कि जो k वैल्यूज़ इन जोन बाउंड्रीज को कट करेंगी दे ऑल विल शो ब्रैग्स रिफ्लेक्शन. सो जिस तरह से हमने फर्स्ट ब्रिलियन जोन डिफ़ाइन किया, इसी तरह से अगर आप देखिए कि सेकंड ब्रिलियन जोन डिफ़ाइन करें तो सेकंड ब्रिलियन जोन के लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस क्या होंगी सेकंड के लिए, कि अगर h की वैल्यू +-1 हो और k की वैल्यू भी क्या हो +-1 हो. क्लियर? तो उस केस में अगर इस इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएँ इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिल जाएगा कि सपोज अगर h की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू भी 1 है, या फिर h की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू -1, h की वैल्यू -1 और k की वैल्यू +1, इसी तरह h क्या हो -1 हो और k क्या हो -1. क्लियर? तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेंगी अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में तो ये क्या बन जाएंगे, दिस विल बी के एक्स प्लस में के वाई इज इक्वल्स टू 2π/a
this will be minus, substitute this. Next, kx, if h is 1 and k is minus 1, clear? So in that case, this kx minus ky is equals to minus 2 pi by a. Similarly, if h is minus 1 and k is plus 1, then in that case kx minus में ky is equals to plus 2 pi by a. Next is h minus 1 and k is also minus 1, so kx plus में ky is equals to plus 2 pi by a. क्लियर? तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है. अब इन्हें भी अगर ड्रॉ किया जाए किसमें, इस रेसिप्रोकल लैटिस में, तो ये किस तरह से आएंगे. आप देखिए कि जो ये इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन है, दीज वन, ये क्या है, दे विल इंटरसेक्ट लाइक दिस. तो यहाँ जो रीज़न है, जो ये ट्रायंगुलर रीज़न, और अगर 3 डायमेंशन में देखें तो ये पिरामिड बनाएगा. तो ये क्या है, दिस इज सेकेंड ब्रिलियंट जोन. क्लियर? और आपने देखा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कौन सा है, दिस इज फर्स्ट ब्रिलियंट जोन. तो इस ब्रिलियंट जोन को ड्रॉ किस तरह से करेंगे, आप देखिए कि अगर हम सेकेंड ब्रिलियंट जोन को ड्रॉ करें तो सेकेंड ब्रिलियंट जोन किस तरह से ड्रॉ होगा. जैसे कि हमने इस ओरिजिन से नेबरिंग पॉइंट्स ज्वाइन किए थे. अब इस ओरिजिन से नेक्स्ट नेबरिंग पॉइंट्स कौन से होंगे, ये पॉइंट्स होंगे 4. क्लियर? अब इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन किया जाए तो ये नेक्स्ट नेबरिंग पॉइंट्स होंगे. क्लियर? अब इन नेबरिंग पॉइंट्स के सेंटर पर अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो ये नॉर्मल इस पॉइंट पर और इन पॉइंट्स पर आएंगे. तो ये किस तरह से है, एक ये लाइन होगी, इस तरह से ये लाइन होगी, ये होगी, और एक ये लाइन होगी. क्लियर? तो ये ज्वाइन करने के बाद आप देखिए ये जो ट्रायंगुलर रीजन है, दिस इज द सेकेंड ब्रिलियंट जोन. तो यहाँ पर हमने अभी इन लाइंस की इक्वेशन भी बताई है. ये लाइन की इक्वेशंस ये हैं इक्वेशन. तो आप देखिए ये इक्वेशंस क्या होंगे कि अगर आप ये लाइन देखेंगे, ये, सो दिस विल बी के एक्स प्लस में के वाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ए. क्लियर? सॉरी, दिस वन विल बी द kx minus ky, this is equals to plus 2 pi by a. सिमिलरली अगर आप इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, इस लाइन की, तो ये इक्वेशन क्या होगी, दिस विल बी kx प्लस ky इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई बाई ए. इसी तरह इस लाइन की इक्वेशन लिखें, सो दिस विल बी kx माइनस ky इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई बाई ए. और एक इस इक्वेशन की, अगर आप इस लाइन की इक्वेशन लिखें तो ये क्या होगी, दिस विल बी kx माइनस ky इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 2 पाई बाई. Clear? So in this way we can write these equations and draw second brilliant zone. Clear? So I'll repeat these equations. This is kx minus ky over 2 pi by a. This is kx minus k pi minus 2 pi by a. And this equation is kx plus ky plus 2 pi by a. And this will be kx minus kx plus ky माइनस 2 पाई बाई. क्लियर? सो ये क्या शो करती हैं, ये इक्वेशंस क्या शो कर रही हैं कि ये सेकेंड ब्रिलियंट जोन है. क्लियर? सो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ लोकस ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के दैट कैन बी ब्रैग रिफ्लेक्टेड इन दिस वे. So
but the importance of this brilliant zone is that if wave vector terminates at the boundary of this brilliant zone, then that wave will satisfy Bragg's law and will Bragg reflected. Clear? कि जो भी k वैल्यूज़ इस जोन बाउंड्री पर क्या करेंगी, टर्मिनेट करेंगी, वो सभी के वैल्यूज़ क्या करेंगी, ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई करेंगी और ब्रैग्स रिफ्लेक्शन शो करेंगे. क्लियर? तो हमने जो ब्रिलियंट जोन कंस्ट्रक्ट किया है किससे, के वैल्यू से. सिमिलर हम ब्रिलियंट जोन जी वेक्टर से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. जैसे कि आप देखिए फर्दर यहाँ इससे पहले देखिए जिस तरह हमने स्क्वायर लैटिस के लिए प्लॉट किया था कि ये स्क्वायर है, अगर हम हेक्सागोनल के लिए ब्रिलियंट जोन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये हेक्सागोनल आएगा. क्लियर? इसी तरह इस पिक्चर में देखिए शो किए हुए हैं, दिस इज़ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, दिस इज़ सेकेंड ब्रिलियंट जोन, इसी तरह थर्ड ब्रिलियंट जोन, और हम हायर ऑर्डर के ब्रिलियंट जोन भी क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज़ अबाउट द brilliant zone. Thank you, students.